चलिए, तो फाइनली ट्राइडेंट फिर से दो टॉपिक्स हैं हमारे सामने आज। एक जो नई रामसर वेटलैंड साइट्स ऐड हुई है और दूसरा हमारा वर्ल्ड बैंक। तो पहले रामसर साइट्स के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इंडिया में इस वक्त 5 और वेटलैंड साइट्स ऐड हुई हैं। अब वेटलैंड क्या होता है और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन है जिसका नाम क्या है, रामसर। नाउ इसकी कैटेगराइजेशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सारी लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस, वेट ग्रासलैंड्स, पीटलैंड्स, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टास, टाइडल फ्लैट्स, मैनग्रोव्स और कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीफ्स। अरे जहां पानी है, मिट्टी में है, मिट्टी से ऊपर है, कीचड़ में है, सब कुछ वेटलैंड में है। दो वर्ड से बना है, वेट एंड लैंड। बात समझ आई? अब वेटलैंड में इसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास में ये वेटलैंड की जो डेफिनेशन है ये रामसर में हमको दे रखी है। इसको कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन है जिसका नाम क्या है, रामसार वेटलैंड। अब देखो, 5 साइट्स, पहली तमिलनाडु में, दूसरा कर्नाटका, तीसरा फिर से तमिलनाडु, चौथी कर्नाटका, फिर कर्नाटका। याद रहेगा ये इतना बड़ा डायग्राम में इतनी सारी वेबसाइट्स? हम्म, ठीक है। ये है वो साइट्स जो इस वक्त ऐड हुई हैं। ये बर्ड सैंचुरी की कैटेगरी है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व। अगेन इट्स अ शोला फॉरेस्ट, यहां पे फिर से बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। और ये क्या है, एस्चुरी। अब ये 5 जो साइट्स ऐड हुई है ये हमारे लिए एक कंटेक्स्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स कंजर्व करने के लिए हमारे पास में एक ईरान में सिटी है रामसर, वहां पे साइन होता है 1971 में। हर साल 2 फरवरी को, जिस दिन ये कन्वेंशन साइन हुआ था, उस दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 171 टोटल पार्टीज हैं अभी तक, 2023 तक की बात की जाए तो, ठीक है। और ये सब किसके फिलॉसफी पे गवर्न कर रही हैं, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो जो है नेचुरल सिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, उसको कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। एंड वाइज यूज का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ यूज तो करना पड़ेगा पर ओवर यूज नहीं हो जाए और इकोलॉजिकल बैलेंस और कैरेक्टर मेंटेन रहे। अब आप देखोगे कि टोटल ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखा जाए तो कितनी रामसर साइट्स हैं, 2400। हमारे लिए सारी जरूरी नहीं है, हमारे लिए हमारे देश में जो रामसर साइट्स हैं सिर्फ उसको में ध्यान रखना है आपको। इतना कुछ एरिया कवर कर रही है अमंग्स 171 पार्टीज, मतलब जो कंट्रीज के मेंबर्स है, कन्वेंशन जिन्होंने साइन कर रखा है। किसी भी साइट का रामसर साइट में या लिस्ट में ऐड होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपना एक कमिटमेंट दे रही है कि वो स्टेप्स उठाएगी अब इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम डिमांड कर रहे हैं कि सरकार अब नेसेसरी स्टेप्स ले ताकि वो साइट, क्योंकि अब वो इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो खराब हो रहा है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर साइट्स में एडिशन हो जाता है। नाउ इट गिव्स इंश्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एट द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कि अब इस वेटलैंड साइट्स को कौन कंजर्व करेगा। ये है रामसर साइट होने का मतलब, ठीक है। नाउ पहली साइट रामसर की कौन सी थी, कोबर्ग पेनिनसुला विच इज इन ऑस्ट्रेलिया, 1974 के अंदर में। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पे हैं भाई, एंड देन दोनों ही हमको याद नहीं रखनी, हमको याद सिर्फ क्या रखना है, हाईएस्ट कहां पे है, यूके में। जैसे वर्ल्ड बैंक का सबसे लार्जेस्ट बोरोवर कौन है, इंडिया।
इंडिया। 39 बिलियन डॉलर्स का करीबन कर्जा है हमारे ऊपर, तो हमको टॉप मोस्ट याद रखना होता है हमेशा। हाँ जी, एरिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एरिया जो रामसर वेटलैंड साइट्स में किलोमीटर स्क्वायर की अगर बात की जाए तो किस कंट्री में है? ठीक है, नंबर ऑफ साइट्स की बात की जाए तो, हाँ जी, लार्जेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, इसका तो नाम सुना होगा आपने, सुंदरबंस, देन वेम्बनाड कोल केरला के अंदर, चिलिका लेक उड़ीसा, सतकोशिया, अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इनका डिस्क्रिप्शन भी आपको पता होना चाहिए, इनकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स की। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका लेक इन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में वेम्बनूर जो कि तमिलनाडु में, फिर वेदांतगल तमिलनाडु अगेन, नंदा लेक अगेन, ये चार इंपॉर्टेंट नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, डीपेस्ट, बात समझ आई? मैक्सिमम, एक्सट्रीम्स को हमेशा कैच करो। सबसे पहली साइट चिलिका लेक और केलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारी ओल्डेस्ट साइट थी, मतलब फर्स्ट डेजिग्नेटेड। अब बात करते हैं, यहां पे एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। पढ़ा है इस टर्म के बारे में? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? इट वाज लॉन्च्ड इन 1990। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, जो कि क्या बोलता है दैट ये उन रामसर साइट्स की अलग से लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द लिस्ट, जिसमें कि अर्जेंट अटेंशन देने की जरूरत है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में किसी साइट का आने का मतलब यह है कि वो अर्जेंट थ्रेट फेस कर रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्जेंसी की जरूरत है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास में दो साइट्स हैं इस वक्त जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में अभी भी हैं। पहला केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, और दूसरा लोकटक लेक। इसके पहले हमारे पास में चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, ये भी थी, बट इसको बाद में हटा दिया गया क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए और वो रिकवर हो गई। तो टिल डेट तीन टोटल साइट्स इंडिया में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड की गई, उसमें से एक चिलिका लेक है जो वो हट गई। नाउ 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके साथ में पार्टनरशिप में रहती हैं रामसर कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करते हुए। पहला बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। अब आपको इनका नाम आ जाएगा, बस आपको याद रखना है देयर आर 6 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफिशियल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस इन रामसर कन्वेंशन। ये छोटा सा एक मैप जिसमें आपको सारी साइट्स दी गई हैं। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी साइट्स पता होनी चाहिए, बस आपको इतना सा कि ये कौन से स्टेट में है, एटलीस्ट आपको स्टेट पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको मैंने बताया, जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, लार्जेस्ट की, हाईएस्ट की, डीपेस्ट की। ठीक है, इन सब की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। रेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या करना है? स्टेट का एलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की कहानी बड़ी सिंपल है। 1944 में वर्ल्ड वॉर टू एंड होने की कगार पे है। अब जो लास्ट डेवलपमेंट्स होते हैं जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो ओवर पावर कर जाती हैं और ये जापान और रशिया ये सब पीछे, जर्मनी जो है पीछे हट जाते हैं और हारते हैं। तो 1945 में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन में जो वॉर फ्रंट था वो मेनली एशियन कंट्रीज थी। जो वॉर लड़ा गया उसमें मेनली डिस्ट्रक्शन जो है वो एशियन कंट्रीज का हुआ, या फॉरेन सॉइल्स पे लड़ा गया मोस्टली।
अब इस डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए या इस डिस्ट्रक्शन का कॉम्पनसेशन करने के लिए जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, जो तोड़ा है उसको वापस बना देते हैं। तो ऐसे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में 1945 में आईबीआरडी स्टैब्लिश होता है, और ये आईबीआरडी बाद में जाके क्या बन जाता है, वर्ल्ड बैंक। अब इस वर्ल्ड बैंक की कहानी बड़ी सिंपल है। ये जो आपको सारी एजेंसीज दिख रही हैं, ये सारे वर्ल्ड बैंक के ही पार्ट बन चुके हैं आज की डेट में। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पहले हम इसकी एवोल्यूशन देखते हैं। 1944 में ब्रिटेन वुड्स, अगर आपने नाम सुना हो तो एक ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट टाइप का कुछ हुआ। यहां से उभर के आती हैं दो चीजें, एक आईएमएफ और दूसरा आईबीआरडी। ये हो जाता है बाद में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आज भी, जिसके सामने हमने कटोरा फैलाया था जहां हमारे बीओपी क्राइसिस आए थे। 1945 में ये आते हैं हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड ट्विंस। अल्टीमेट गोल क्या था कि दुनिया से पॉवर्टी को हटाना है, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा देंगे। समझ गए? क्योंकि वॉर जिन्होंने लड़ा था, जो एक्चुअल राइवलरीज थे, वो सब डेवलप्ड कंट्रीज थे। डिस्ट्रक्शन हुआ था डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। तो उनके डिस्ट्रक्शन को, जो डिस्ट्रक्ट किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास में कौन आए, ये पहले 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आता है। नाम वही, काम दूसरा, क्योंकि यहां पे इसका एम था ऐसी कंट्रीज को फंड करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना जिनका पर कैपिटा इनकम $1025 से लेके $6055 के बीच में है। यहां इसका काम था कि $1025 के नीचे जो कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम इससे नीचे है, हम उसको फंडिंग देंगे। उसके बाद में आता है 1956 में, उसके करीबन कुछ 10 साल बाद मोटा मोटा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो अब किसको फंड देगा, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी प्राइवेट कंपनीज को, और ये कमर्शियल रेट्स पे लेंडिंग होती है। फिर आता है मीगा, जो कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। मतलब जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, दूसरी कंट्री में एक कंट्री इन्वेस्ट कर रही है तो उसकी गारंटी देती है कि आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम हमारा है। ये बेसिकली एक गारंटी एजेंसी है जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है। मतलब पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसके पीछे के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको मैनेज करने का काम करती है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द मेंबर्स कंट्री इसको प्रोटेक्ट करेगी, इसका पैसा लगाएगी। ठीक है। फिर आता है ICSID, विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका जो मेंबर है इंडिया नहीं है। मतलब ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, मैं आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, आपके मेरे बीच के अंदर में डिस्प्यूट हो गया, तो हम इस एजेंसी के थ्रू हमारे ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ऊपर 5 इंस्टीट्यूशन हमने पढ़े उसमें सबसे पहले वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स खैर आपको पता ही है, जरूरी भी नहीं है। ये है वो 5 जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। लेकिन इंडिया किसका मेंबर नहीं है? क्योंकि हम मानते हैं कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में रहते हैं। कारण देखिए इसका, डेवलप्ड कंट्री के फेवर में क्यों रहते हैं? क्योंकि यहां पे जितना आपका शेयर होल्डिंग है उतना ही आपका यूएस के पास में यहां पे हाईएस्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर है यूएसए, और वोटिंग परसेंटेज जो है उसके पास में कितना है। अब ऐसे केस में अगर हम ट्रेड डिस्प्यूट में उलझे तो ये बात तय है कि ये डिसीजन यूएस के फेवर में ही जाएगा। हेडक्वार्टर्स भी तो वॉशिंगटन में है, तो इसीलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं बनना चाहता। एज ऑफ
रिकॉर्ड्स 2021 तक $39 बिलियन का जो कर्ज है वो हमने ले रखा है किससे? वर्ल्ड बैंक से। हाईएस्ट बोरोवर कौन है वर्ल्ड बैंक से? स्लोगन तो खैर बढ़िया ही है, अच्छा है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ये कुछ भी आपके काम का नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, बड़ी बड़ी बातें सब बढ़िया है, लेकिन अब यहां पे रिपोर्ट्स का नाम डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि इसका पब्लिशर कौन है। सिर्फ ये भी याद रखोगे तब भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअल पब्लिशली हो रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है? याद रखना, सीधा बाय वर्ल्ड बैंक। ऐसा 60-70 रिपोर्ट्स और उनके पब्लिशर के नाम रट जाओ, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर देके जाएगा। हाँ जी, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ये थीम भी तो है ऊपर एक, याद आया? एंडिंग पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी हमारे विजन में किसकी रिपोर्ट होनी चाहिए? बाय ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, पब्लिश्ड ट्वाइस एनुअली। बात समझ आई? हर 6। अब इसको बाय लीनियली भी बोलते हैं, एक बाय लीनियल होता है और एक बाय, एक का मतलब होता है 2 साल में एक बार, और एक का मतलब होता है 1 साल में 2 बार। कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं, ठीक है? ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, पब्लिश कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। 3 रिपोर्ट्स याद हो गई। चौथी, डूइंग बिजनेस, ये अभी डिसकंटिन्यू कर दी है, सिंपली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात जो है, ठीक है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगेन एनुअली पब्लिश कर रहा है कौन? रिपोर्ट्स। इंडिसेस की बात करते हैं, कौन कौन से इंडिसेस, इंडिकेटर्स वर्ल्ड बैंक के अंडर में आ रहे हैं? ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स, इतना ही याद रखना है, ये सब आपको जरूरी नहीं है रैंकिंग क्या चल रही है नहीं चल रही है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, पब्लिश्ड mostly reports are published annually, indices are produced annually। जो 2 साल में एक बार आ रहे हैं या साल में 2 बार आ रहे हैं, बस वो एक्सेप्शंस याद रखना। बाकी इन जनरल रूल ऑफ थंब क्या है? एनुअल रिपोर्ट्स ही होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखने की चीज है। हाँ जी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग लगातार बढ़ती जा रही है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड बैंक। एवरी 2 इयर्स, एवरी 2 इयर्स। हाँ जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसके बेस पे डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। कौन निकाल रहा है? खत्म, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।